जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्ती चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इतिहास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की 2 क्लास आ गई हैं। ये आपकी लास्ट क्लास है, आपका पूरा दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी न किसी माध्यम से किसी ना किसी टॉपिक को उठा लेता है वो, या तो खिलजी वंश उठा लेगा, गुलाम वंश उठा लेगा, कुछ भी उठा लेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पांचों वंश अच्छे तरीके से करा दूं। तो देख लीजिए, क्लास 3 है आपकी। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा था। ठीक है, तो देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के कार्य मैंने आपको करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या बनवाया। तो देख लो, इसने 1000 खंबा महल बनवाया था। ठीक है, सीरी का दरवाजा बनवाया था। और यहाँ पर, कहां पर, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण बचाव के लिए जो राजधानी बनाई, सैन्य राजधानी शीरी के दरवाजे को बनाई थी राजधानी। ठीक है, जमैयत खाना दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिर आपको उसमें से देखना है। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दोगे। ठीक, अलाई दरवाजा। अब अलाई दरवाजा में जो दक्षिण दरवाजा है ना, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का, वो बनवाया था इसने। ठीक है, हौज खान का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब ये नोट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर मलिक काफूर कितने दिन के लिए बैठा? 36 दिन के लिए बैठा था। ठीक, खिज्र खां और शादी खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। ऐसा बोला जाता है, खिज्र खां की, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की मलिक काफूर ने आंखें निकलवा ली थी। जैसे कटोरी से आइसक्रीम खाते हैं ना, वैसे ही इसकी आंखें निकलवा ली थी। और ये जो शादी खा है ना, इसका तो एक एक अंग कटवा दिया था मलिक काफूर ने। ठीक, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद 1303 में रख दिया था। अगला पॉइंट देखो, मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठा था। मुबारक शाह खिलजी को पागल बादशाह बोला जाता था। ये 1316 से 1320 तक बैठा था। मुबारक हसन मुबारक शाह की मौत का कारण बना था। ठीक है, मुबारक हसन का अन्य नाम पूछा जाता है खुसरो खान। पता है, ये प्रश्न एसएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। तो आपको हर एक टॉपिक याद रखने हैं अच्छे तरीके से। साथियों, आपका अगला पॉइंट कह रहा है स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला। अब देखो, खुद को ही खलीफा घोषित किया था किसने? दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो था मुबारक शाह खिलजी। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, खुद को ही, स्वयं को ही खलीफा किसने घोषित किया? तो आप बोलोगे मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। ठीक है, अगला पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो किसके समय आया था? तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था। ये कहां से आया था? इटली से आया था। अब देखो, गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। सबसे बड़ा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का रहा है। आपको लिखा चुके हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम कुतुलग खान, जो कि बलवन के सैनिक थे। ठीक है, कुतुलग खान किसके सैनिक थे? बलवन के सैनिक थे। अब यहां तक आपको समझ आया? अलाउद्दीन के समय के सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं कुतुलग खान, जो कि बलवन के सैनिक थे। गयासुद्दीन तुगलक के पिता कुतुलग खान। ठीक है, अगला पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने उपाधि किसकी धारण की? गाजी की। इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, तो आप बोलोगे गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला पहला तुगलक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद छप्पन कोट दुर्ग किसने बनवाया, छप्पन कोट का किला किसने बनवाया, तो ये बनवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। और ये जो लकड़ी का महल था ये किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। हुनूस दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे। ठीक है, और ये सूफी संतवादी थे। साथियों अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका शासनकाल था 1325 से 1351 तक। ठीक है, सबसे शिक्षित शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसको अच्छा खासा ज्ञान था भूगोल का, गणित का, हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छा खासा इसने अध्ययन किया हुआ था। रक्त पिपासु भी बोला जाता है इसको, खून का प्यासा। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य नाम देखो, मलिक फखरुद्दीन, ये तो इसका बचपन का नाम था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के मलिक फखरुद्दीन के अलावा जूना खान नाम थे, उलूग खान नाम थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान नाम किसने दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था इसको जूना खान नाम। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए जूना खान नाम मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिया, तो आप बोलोगे गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के 4 असफल, सफल नहीं असफल प्रयोग कौन कौन से थे। पहला था राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश की थी 1327 से 1328 में। दिल्ली पहले राजधानी बनाई क्या थी, मतलब पहले से बनी हुई राजधानी थी दिल्ली, इसने दिल्ली को क्या कर दिया, देवगिरी, देवगिरी राजधानी करने की कोशिश की, और देवगिरी का नाम बदलकर इसने कर दिया दौलताबाद। क्या कर दिया, दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा था, यही था देवगिरी। ठीक है, अब आप देख लो दूसरा, ये मतलब सफल नहीं हुआ, असफल हो गया ये। ठीक है, इस वजह से मैंने लिखा है 4 असफल प्रयोग। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा, 1329 में कांसे की बनी थी। इसके यहाँ जो मुद्रा इसने बनवाई थी, कैसी बनवाई थी, कांसे की। ईश्वर टोपा ने क्या बोला था, चांदी की कमी के कारण, चांदी की कमी के चलते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की मुद्रा जारी की थी। कमी किसकी हो गई थी, चांदी की। तीसरा देखो, इसका है खुरासान अभियान, 1330 से 31 तक चला। मतलब ये जितने भी अभियान थे ना, इसके सफल नहीं हो पाए। ये 1330 से 1331 तक चला था खुरासान अभियान। इराक को विजिट करने के लिए खुरासान अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। चौथा चला कराचिल अभियान, हिमाचल और चीन के मध्य ये अभियान मतलब होने वाला था, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया। 1334 से 1335 तक ये अभियान चला था। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर में वृद्धि कितनी कर दी थी, 1/2। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की दूरी। उधर से ज्यादा धन की प्राप्ति हो रही थी, इस वजह से वहां पर जो वृद्धि कर लगा दिया वो 1/2 और अधिक कर दिया। ठीक है, समझ गए ना, वृद्धि कर में वृद्धि 1/2 कर दी। किसानों के लिए दीवान ए अमीर को ही बनवाया। पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों के लिए क्या बनवाया गया, तो दीवान ए अमीर बनवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न तूता जो कि मोरक्को से भारत आया था 1333 में। देख लो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जा रहे हैं। इब्न तूता कब आया, किसके समय आया और कहां से आया,
किस सन में आया, मोरक्को के बारे में भी आपको बताया गया है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इब्न तूता इसकी बुद्धता से खुश होकर, इब्न तूता की बुद्धता से मतलब विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। किसको? इब्न तूता को। और अपना दूत बनाकर 1342 में चीन भेजा था। ठीक है, इब्न तूता की एक पुस्तक है किताब उल रेहला, याद रखनी है आपको। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में राय बंधुओं ने, राय बंधुओं में कौन कौन आते हैं? हरिहर राय और बुक्का राय। ठीक है, राय बंधुओं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हरिहर राय के जो गुरुजी थे विद्याधर थे, और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बताइए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप बोलोगे हम्पी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब साथियों हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल देख लीजिए, 1351 से 1388 तक इसने राज किया था। ठीक है, समझ गए ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था, तो फिर ये किसका पुत्र था, है ना? ये भी अभी बताते हैं। तो देखो, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। अग्रगामी का मतलब है कि इसने सिकंदर लोदी और औरंगजेब के लिए जो इसने काम किए, उन कामों के लिए इसने सिकंदर लोदी और औरंगजेब के लिए रास्ते खोल दिए। ठीक है, जैसे कि ये मजारों पर नहीं जाने देता था, कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऐसे काम इसने शुरू किए और आगे जाकर इन्होंने भी ऐसे ही काम किए। ठीक है, सल्तनत काल का अकबर किसको बोला जाता है? मतलब किसने कहा था इसको, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर? तो इलियट ने बोला था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम था कमालुद्दीन फिरोज, वास्तविक नाम है ये इसका। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम पेपर में पूछ लेता है, बीवी जैला, जो कि एक हिंदू महिला थी। ठीक है, तकावी ऋण किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों पर लगाया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया था। ठीक, सल्तनत काल के 24 कर किसने खत्म किए? 24 टैक्स किसने खत्म किए? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने 4 टैक्स लगाए। कौन कौन से लगाए? खराज कर भूमि का 1/6 लिया जाएगा, जकात कर में मुस्लिमों से 2.5% लिया जाएगा, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, जिसमें हिंदुओं को जिम्मी बोला था। जिम्मी किसको बोला जाता है? जिम्मी बोला जाता है जो इस्लाम पर बिल्कुल भी विश्वास ना करे। तो इसने ब्राह्मणों को क्या बोल दिया? जिम्मी। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि जजिया कर में हिंदुओं से कितना लिया गया? तो ये 2.5% ही लिया गया था। ठीक है, इससे पहले जितने भी शासक आए थे उन्होंने हिंदुओं से कोई भी कर नहीं लिया था। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। चौथा इसने लगाया था खुम्स कर, जो कि लूट के धन का 1/5 लिया था। ठीक है, सिंचाई कर हव ए सर्व, इसमें सिंचाई कर का उपज का मतलब सिंचाई कर में उपज का 10% लेता था फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा नहरें किस शासक ने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी सबसे ज्यादा नहरें। इतलाक प्रथा शुरू की किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। इतलाक प्रथा होती क्या है? ये होती है कि इसने लोगों से बोल दिया कि जाओ लूट करो, कुछ भी करो,
इसमें जितना भी धन आप लेकर आओगे उसका 50% आप रखोगे और 50 ही मैं रखूंगा। इसमें इतना भ्रष्टाचार किया लोगों ने कि अगर 100 रुपए कमाए जाते थे तो 50 तो वो पहले ही अपने पास रखते थे और 50 देते थे फिरोज शाह तुगलक को। अब 50 में 25 फिरोज शाह तुगलक रखता था और 25 रखता था वो खुद इंसान जो लेके आता था। तो इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ था। साथियों, फिरोज शाह तुगलक में ही हम पढ़ रहे हैं। इसका अगला पॉइंट है, इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता प्रथा होती क्या है? इक्ता प्रथा होती है जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है। इक्ता प्रथा को शुरू करने वाला शासक इल्तुतमिश था। फिर इसको समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को फिनिश कर दिया था और उसने नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी अपने सैनिकों को। लेकिन फिर से शुरू किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसने वंशानुगत कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत बोला जाता है। वंशानुगत का मतलब ये है कि अगर कोई सैनिक मर जाता है तो उसके पुत्र या पुत्री को ये जमीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके समय में सर्वाधिक दास थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा दास थे। इसने फिरोज शाह तुगलक ने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए कौन सा शासक था जिसने रोजगार दफ्तर खुलवाए? तो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। दासों के लिए दीवान ए बंदरगान विभाग बनवाया। दीवान ए बंदरगान जो विभाग था वो नियंत्रण के लिए था, ठीक है। दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान विभाग बनवाया। दासों के लिए कौन सा बंदरगान बनवाया नियंत्रण के लिए? दीवान ए बंदरगान। और भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान। अगला पॉइंट है, दान के लिए दीवान ए खैरात बनवाया। और ये जो दीवान ए खैरात था ना, ये मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए था, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए आप दान कर सकते हो, दीवान ए खैरात में आप दान कर सकते हो। अगला पॉइंट है, दीवान ए इस्तेहाक पेंशन वृद्धों को देने के लिए बनवाया था। दीवान ए इस्तेहाक, ठीक है। अगला पॉइंट है, दीवान ए रिसालत लोक शिकायत के लिए बनवाया इसने। दीवान ए रिसालत लगान को वसूलने के लिए इसने बनवाया। दीवान ए मुक्त खराज भित्ति चित्रकारी जो बनती थी उसको इसने बंद करा दिया, ठीक। और सोने चांदी के जो बर्तन बनते थे ना उसको भी इसने बंद करा दिया था। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को पीर मजारों पर जाने से रोक लगा दी थी, ठीक है। इसने बहुत सारे नगर बसाए थे, लगभग 300 नगर इसने बसाए, जिसमें जो भी प्रमुख है उनको हम पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में बसाया था। फतेहाबाद हरियाणा में। जौनपुर बहुत पूछा जाता है, जौनपुर को किस नाम से बसाया? सिराज ए हिंद नाम से बुलाया जाता था उस समय। और फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में ये शहर बसाया? जूना खान की याद में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय वर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी। ये पुस्तक लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह के बारे में लिखा था। इसने मतलब फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी? फुतूहात ए फिरोज शाही, खुद की अपनी ही आत्मकथा इसने लिखी। अब देख लो इसने कौन सा सिक्का चलाया? ससगनी सिक्का इसने चलाया था। और यह फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। कौन कौन से स्तंभ थे? हरियाणा का एक स्तंभ था, टोपरा स्तंभ, इसको लेके आया और मेरठ स्तंभ को लेके आया, ठीक है। 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। 1368 में बिजली गिर गई थी
तो काफी कुतुब मीनार का जो हिस्सा था वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अब आप मुझे ये बताओ, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी मंजिल बनवाई थी? ये मैंने आपको बता दिया है ना, तो आप मुझे बताओगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक आया गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि इसका प्रधानमंत्री था। अब आप सोच रहे होंगे क्या फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नहीं थे? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। दो पुत्रों की मौत हो गई थी, दो पुत्रों की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हो गई थी, बीमारी की वजह से। ठीक है, और जो इसका तीसरा पुत्र था वो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने मरवा दिया था। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1388 में रहा था। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह आया, 1388 से 89 तक रहा। फिर इसके बाद अबूबकर शाह आया, जो कि 1389 से 90 तक रहा था। साथियों, अबूबकर मोहम्मद शाह के बाद आया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1390 से 94 तक चला था। बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह आया था। इसको हुमायूं बोला जाता था। ठीक है, समझ गए ना? अब ये मत कहना कि इसमें हुमायूं का वर्णन कहाँ से आ गया। हुमायूं के बारे में मुगल काल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह को हुमायूं बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, क्योंकि कुछ भाई बहन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज वाला टॉपिक आपसे पूछ लेता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का समय 1394 से 1395 तक चला। फिर इसके बाद आया नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1395 से 1414 तक चला था। ये अंतिम शासक था, इस वजह से ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के समय में ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तुगलक वंश के बाद आया आपका शयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक चला था। शयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। इसको रयत ए आला भी बोला जाता है। 1414 से 1421 तक खिज्र खां ने शासन किया। फिर इसके बाद आया मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। इसको पागल बादशाह बोला जाता है। किसको पागल बादशाह बोला जाता है? मुबारक शाह को बोला जाता है। मुबारक शाह की पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी। ये पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पुस्तक में शयद वंश की जानकारी मिलती है। फिर मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो समय था 1434 से 1445 तक था। इसके बाद आया आलम शाह। इसका समय 1445 से 1451 तक था, जो कि अंतिम शासक था। ठीक है, ये जो छोटे मोटे आपके शासक हैं, इनकी आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका आपको याद करना है। साथियों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हम पढ़ने वाले हैं, लोधी वंश। फिर हमारा दिल्ली सल्तनत पूरा फिनिश हो जाएगा। लाइव सेशन आज रात 8 बजे मैं आपसे पूछूंगी। मानती हूँ कि हाँ, सुबह 9 बजे क्लास आने वाली थी, लेकिन लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से क्लास आपकी लेट हो गई। ठीक है, तो परेशान नहीं होते। लोधी वंश, इसका समय था 1451 से 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था आपका लोधी वंश। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश पूछा जाए तो आप बोलोगे लोधी वंश है। कौन सा वंश है? लोधी वंश है। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगानी कौन था जो लोधी वंश का शासक बना? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जो प्रथम अफगानी था। इसकी जाति पूछी जाए तो ये गिलजाई जाति से था। ठीक है, संस्थापक था लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। 1451 से
1489 तक इसने शासन किया था। लगभग 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा जो शासनकाल था वो किसका था? बहलोल लोदी का था। ठीक है, बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि 2 बार राज्याभिषेक बहलोल लोदी का हुआ और किसका हुआ? फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, पहला ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में। ठीक है, और भी कई शासक हैं जिनके 2 बार राज्याभिषेक हुए थे, मैं आपको करा दूंगी अभी। तो देख लो, ये जो बहलोल लोदी था ना, ये दरी पर बैठकर शासन करता था। ये नहीं चाहता था कि मतलब मेरे लिए सिंहासन ही हो, मैं उसी पर बैठूं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से रहने वाला था। यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बारबाग शाह गद्दी पर बैठे। बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है। प्रथम सिजेरियन बोला जाता है बिंदुसार को। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 2 बार राज्याभिषेक किन किन का हुआ था, देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था, इब्राहिम लोदी का हुआ था, शेरशाह सूरी का हुआ था और औरंगजेब का हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का हुआ था, बहलोल लोदी का हुआ था। ये हमको याद रखना है। ठीक है, नोट पॉइंट। बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह शर्की को हराकर अपने बेटे बारबाग शाह को वहां का गवर्नर बनाया था। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। बहलोल लोदी के बाद कौन आया? सिकंदर लोदी। 1489 से 1570 तक रहा था। अब देख लो, 1504 में आगरा बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है कि बताइए आगरा की स्थापना कब हुई? 1504 में। किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। मुहर्रम पर जो ताजिया निकलते थे उसको निकलवाना सिकंदर लोदी ने बंद करा दिया था। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगवा दी थी इसने। ठीक है, मथुरा ज्वालामुखी मंदिर तुड़वा दिए थे इसने, जिससे कि मतलब धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा इसने अन्याय किया था। हिंदुओं को काफी ठेस पहुंचे, इस वजह से ये सारे काम करता था। गज ए सिकंदरी लागू किया था इसने। ठीक है, गुल रूखी शीर्षक से कविता लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी किससे कविता लिखता था? गुल रूखी शीर्षक से लिखता था कविता। ये दाढ़ी नहीं रखता था। साथियों, आप काफी परेशान हो गए होंगे, आज का जो सेशन है काफी लॉन्ग हो गया है, लेकिन परेशान नहीं होना। सिकंदर लोदी के समय फारसी संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया, लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के समय इसके वजीर मियां भुइया ने मोह मस्जिद, इसको दाल मस्जिद भी बोला जाता है, इसका निर्माण कहाँ कराया? दिल्ली में कराया। 1505 में कराया था। मियां भुइया की रचना, ये जो है ना मियां भुइया, इसकी रचना फरहंग ए सिकंदरी और तिब्बत ए सिकंदरी थी। ठीक है, याद रखनी है। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हुई? गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, अब बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के समकालीन प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे। तो देख लो, कबीरदास थे, इनकी रचनाएं शाखी शबद रमैनी थी। ठीक है, इन तीनों के संग्रह को बोला जाता है बीचक। ठीक है, अब बात आती है कबीरदास के साथ साथ और कौन थे समकालीन प्रसिद्ध कवि? गुरु नानक थे। गुरु नानक की पुस्तक जपू जी पूछी जाती है कि बताइए गुरु नानक की पुस्तक क्या है, तो आप बोलोगे जपू जी है। और राणा सांगा भी सिकंदर लोदी के समय थे। साथियों, सिकंदर लोदी के बाद आया आपका इब्राहिम लोदी। इसका समय 1517 से 1526 तक चला था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक
क्योंकि ये लोधी वंश का भी अंतिम शासक था और लोधी वंश आपका 5वां वंश था, वो अंतिम वंश था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बोला जाता है इब्राहिम लोधी को, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, 1518 का खतौली का युद्ध हुआ था राणा सांबा और इब्राहिम लोधी के बीच। अब ये जो युद्ध था ना, निर्णायक युद्ध था, इसमें निर्णय नहीं लिया था, इसमें जीत राणा सांगा की हुई थी। इन्होंने बोला कि जाओ तुम दिल्ली पर ही शासन करो। किससे बोला? इब्राहिम लोधी से। फिर उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में विजयी किसकी हुई? बाबर की हुई थी। इस युद्ध में दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था किसको? बाबर को। ठीक है, इसी युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत का हो गया था अंत और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इससे पहले कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया हो। ठीक है साथियों, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। साथियों, दिल्ली सल्तनत आपका पूरा फिनिश हो गया है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाई है, तीनों वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक भी प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में यहाँ से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल का आपके लिए बनाया गया था और आपको प्रोवाइड किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।